नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है थ्री ऑर्डर्स। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि रोमन अंपायर के अंत के बाद 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के मध्य होने वाले परिवर्तनों, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे फ्यूडलिज्म वर्ड का क्या मीनिंग होता है, वह सबसे पहले इसको प्रयोग किन के द्वारा किया गया। साथ ही देखेंगे कि यूरोपीय समाज कितने भागों में डिवाइड था, वह उनके क्या क्या कार्य थे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो धार्मिक व्यवस्था के मुख्य नीति निर्धारक के रूप में हम कलर्जी को जानेंगे। साथ ही साथ उनके कस्टम्स पर भी हम चर्चा करेंगे। यूरोपीय राजनीति के मुख्य नीति निर्धारक के रूप में हम नोबिलिटी को जानेंगे। वह साथ ही साथ देखेंगे जिन पर पूरे यूरोप की इकोनॉमी टिकी हुई थी वो कौन थे, वो थे पीजेंट्स। इनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पीजेंट्स के टाइप पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें फ्री पीजेंट्स एंड सर्व पीजेंट्स, इन पर हम विस्तृत रूप से इस टॉपिक के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम फ्यूडलिज्म वर्ड का मीनिंग जानेंगे और उसका क्या इंपॉर्टेंस था इस पीरियड के अंदर। कहते हैं फ्यूडलिज्म वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड। कौन से वर्ड से? फ्यूड वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग इज अ पीस ऑफ लैंड, जिसका मीनिंग है पीस ऑफ लैंड मीन्स जमीन का एक टुकड़ा। यहाँ पर ऐसे समाज को इंगित करता है जो फ्रांस, इंग्लैंड और दक्षिणी इटली के मध्य क्या विकसित हुआ था। आगे चलकर हम अगर आर्थिक रूप से देखें तो सामंतवाद कृषि के उत्पादन को भी इंगित करता है, जो लॉर्ड व पीजेंट्स के मध्य संबंध को भी बताता है। यहाँ अगर हम इतिहासकारों की बातें अगर माने तो जिसमें मार्क ब्लॉक जैसे विद्वान जो मध्यकाल मीन्स मिडिवल पीरियड को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो सामंतवाद वर्ड है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो संबंध थे इस पीरियड को, उसको इंगित करता है। साथ ही देखेंगे यहाँ पर जो फ्रांस और इंग्लैंड जो निकल के आए हैं, तो जब देखेंगे बच्चों तो कहते हैं कि रोमन अंपायर के अंत के बाद जर्मन जो जनजाति थी, जो यहाँ से निकलकर जो गाल रोमन अंपायर का सबसे प्रीशियस या सबसे फर्टाइल जो क्षेत्र था वहाँ पर आकर अधिकार कर लेती है, और धीरे धीरे वो जो फ्रैंक नाम से जानी जाती थी, आगे चलकर यही जो क्षेत्र था फ्रांस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साथ ही देखेंगे जो नॉर्मांडी जो क्षेत्र हैं, इसके एक राजकुमार के द्वारा जो इंग्लैंड व साथ ही साथ स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र पर अधिकार करके उसे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के रूप में मतलब नाम दिया या प्रसिद्धि दी। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हम मिडिवल पीरियड के अंदर देखते हैं। अब चलते हैं जो विस्तृत रूप से जो आज हमारा टॉपिक है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम यूरोपीय समाज जो मध्यकालीन समाज था उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं भारतीय समाज से कंपेयर करके देखते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कहते हैं इंडियन वर्णा सिस्टम वॉज डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट वॉज ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। साथ ही जातीय समूह के विभाजन के साथ साथ आप इनके कर्मों का विभाजन भी देखने को मिलेगा। उसी प्रकार भारतीय समाज की तरह यूरोपीय समाज भी 4 भागों में न डिवाइड होकर 3 भागों में विभाजित था, जिसको हम क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स के रूप में जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आप कहते हैं कि रोमन अंपायर के दौरान ही क्रिश्चियनिटी धर्म को यहाँ राज धर्म के रूप में वरीयता या प्रमुखता दी गई थी, लेकिन रोमन अंपायर के अंत के बाद भी ये जो क्रिश्चियनिटी थी पूरे यूरोप में धीरे धीरे स्प्रेड होती है। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कि इसका न केवल राजनीतिक क्षेत्र पे बल्कि आर्थिक क्षेत्रों पर भी बहुत ज़्यादा अधिकार होता है, और ये दिन ब दिन इसकी शक्तियाँ और ज़्यादा विस्तृत होने लगती है। किसकी? क्रिश्चियनिटी की। उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा द कलर्जी। कलर्जी आर फॉर्मल लीडर्स विद इन एस्टैब्लिश्ड रिलीजन। द कलर्जी हैड इट्स ओन लॉ। कहते हैं कलर्जियों का अपना कानून होता था। ऑन लैंड, स्वयं की अपनी जमीन होती थी।
गिवन टू इट बाय ए रूलर, जो इन्हें जो इस क्षेत्र के यूरोप के शासकों के द्वारा डोनेट की गई थी। एंड कुड लेवी टैक्स, साथ ही साथ ये जो किसान थे पीजेंट्स पर टैक्स भी लगाते थे, वहां से भी इनको इनकम होती थी। देखेंगे इट वॉज दस ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशंस विच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग। धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा कि राजा के समतुल्य मीन्स पैरेलल ये भी एक पावरफुल शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। क्या? क्लर्जी और चर्च के रूप में यहाँ हम उसे देखेंगे। साथ ही साथ क्या था कि चर्च के अंदर कौन उस चर्च का पार्ट बन सकता है, जिसके अंदर देखने को मिलेगा एवरीवन कुड नॉट बिकम प्रिस्ट। कहते हैं सभी व्यक्ति प्रिस्ट नहीं बन सकते थे। तो कौन नहीं बन सकते थे वो देखते हैं। सर्व वर बैंड, कहते हैं जो दास किसान थे वो बैन थे। एज वर द फिजिकली चैलेंज, साथ ही साथ जो दास किसान हो और साथ ही साथ जो फिजिकल्स जो चैलेंज व्यक्ति थे मीन्स फिजिकली डिसेबल व्यक्तियों को भी प्रिस्ट के रूप में शामिल नहीं किया जाता था चर्च में। साथ ही देखेंगे वुमेन्स कुड नॉट बिकम प्रिस्ट, और महिलाएं भी प्रिस्ट नहीं बन सकती थी। आगे देखते हैं मैन हु बिकेम प्रिस्ट कुड नॉट मैरी, और जो व्यक्ति प्रिस्ट बन जाता था वो शादी नहीं कर सकता था। लेकिन हमें जब मिडिवल पीरियड के अंदर आके देखते हैं तो बहुत सारी कुसंगतियां भी आगे चलकर देखने को मिलती है क्रिश्चियनिटी के अंदर। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि यहाँ के जो बिशप थे कहाँ के बच्चों, यूरोप के अंदर, वो बहुत भव्य जीवन व्यतीत करते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए थे। इस वजह से राजा के समान उनके पास भी बहुत बड़े बड़े पैलेस मीन्स महल भी हुआ करते थे, जिसमें वो अपने आलीशान महल के अंदर बहुत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया करते थे। यहाँ देखते हैं द चर्च वॉज एंटाइटल्ड टू 10th शेयर ऑफ वॉट एवर द पीजेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम देयर लैंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर कॉल्ड टिथ। कहते हैं जो किसान थे पूरे वर्ष के अंदर जो भी प्रोडक्शन करते उसका 10वां भाग जो चर्च था वो टैक्स के रूप में लेता था, जिसे टिथ के नाम से जाना जाता था। ये वाला नहीं रे, वो टैक्स का नाम है। क्या? कौन सा? टिथ। ओके, सो कौन लेता था? चर्च लेता था। किससे लेता था? पीजेंट से लेता था। आगे चलते हैं। मनी ऑल्सो कैम इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन मेड बाय द रिच फॉर देयर ओन वेलफेयर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा, धर्म हमेशा लोगों को डराए रखता है, कभी ईश्वर के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर। यहाँ पर भी जो जितने भी रिच पीपल्स थे उनको इहलोक और परलोक मीन्स धरती पर अच्छे की कामनाएं, साथ ही साथ उनके जो जितने भी पूर्वज थे उनके वेलफेयर पे कहता है कि उनको अच्छा जीवन मिलेगा, इसलिए डोनेट करो। तो इन बहुत सारी चीज़ों के नाम पर भी जो चर्च था बहुत सारा पैसा लोगों से कलेक्ट कर लेता था। साथ ही आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि इनके कस्टम्स क्या क्या थे। कहते हैं ये अपनी भव्यता और जो उसको विलासिता जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी आभाएं या ऐसी चीज़ बनाए रखते थे ताकि लोग इनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो जितने भी लोग थे साथ में प्रे करते हुए, साथ में घुटनों पे खड़े हुए और साथ में गर्दन झुकाए हुए, मीन्स राजशाही ठाट बाट भी धर्म के थ्रू यहाँ पर आपको इंगित करते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि बच्चों जैसे ही रोमन एम्पायर के अंत के बाद धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप के अंदर फैलती है, लेकिन अभी भी लोग क्रिश्चियन धर्म को एडॉप्ट किए हैं। लेकिन अभी जो पूर्व की जो आस्थाएं थी, मान्यताएं थी, वो अभी भी प्रैक्टिस में कंटिन्यू थी, जो अभी भी ये बहुत सारी मैजिकल दुनियाओं की बातें किया करते थे। लेकिन अभी क्रिश्चियन धर्म एडॉप्ट करने के बाद दो प्रमुख इनके फेस्टिवल निकल कर आए, जिसे हम
पहला क्रिसमस जो आप सभी जानते हैं, और सेकंड था ईस्टर, मीन्स जिस दिन यहाँ तो ईसा मसीह के जन्म, और एक था उनकी मृत्यु के रूप में हम यहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर देखने को मिलेगी। कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो क्लर्जी की तरह विलासितापूर्ण जीवन न जीकर अपने आप को बाह्य दुनिया से आइसोलेट करके रखते थे, जिन्हें हम मॉन्क्स के नाम से जानते हैं। सम डीपली रिलीजियस पीपल्स चूज टू लाइव आइसोलेट lives in contrast of cleric who lived among the peoples in the towns and village। कुछ ऐसे भी जो आइसोलेट्स मॉन्क्स थे जो बाह्य दुनिया से पूर्ण रूप से कटे हुए थे और अपनी जो धार्मिक आस्थाओं के साथ, रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ अपने आप को रखते थे और बाह्य जीवन से कटे हुए रहते थे। साथ ही देखेंगे दे लिव्ड इन ए रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड एबी और मोनेस्ट्री। जो जितने भी मॉन्क्स रहते थे उस जगह या स्थान को एबे या मोनेस्ट्री के रूप में जाना जाता है। अगर आप जितनी भी जो दलाई लामा हो उनकी जो रहने के स्थान को आप मोनेस्ट्री के रूप में इससे भी उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इन एबे और मोनेस्ट्रीज को। ऑफ्टन इन प्लेस वर वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशंस। कहते हैं जो इनका जो रहने का स्थान था बच्चों, वो आम आदमियों के रहने के स्थान से बहुत डिस्टेंस पे हुआ करता था ताकि उनसे इनकी दूरी बनी रहे। किनकी? मॉन्क्स की। टू ऑफ द मोर वेल नॉन मोनेस्ट्रीज वर हुज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट बेनेडिक्ट्स इन इटली इन 529 एंड द क्लूनी इन बरगुंडी 910 के अंदर। कहते हैं यहाँ पर दो प्रमुख जो मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेगी, सेंट बेनेडिक्ट इन इटली के अंदर देखने को मिलेगी, साथ क्लूनी इन बरगुंडी के अंदर ये देखने को मिलेगी, जो स्पेशली मॉन्क्स के रहने का स्थान था। आगे चलकर देखते हैं इनके बारे में और। मॉन्क्स टुक वॉक्स टू रिमेन इन द एबे फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू स्पेंड देयर टाइम इन अ प्रेयर स्टडी एंड मैनुअल वर्क लाइक फार्मिंग। कहते हैं जितने भी जो मॉन्क्स थे बेटा वो अपने आप को भाई दुनिया से अलग रखते थे और साथ ही देखते हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। प्रेयर का काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मैनुअल वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ जैसे ताकि उनके जीवन यापन भी आसानी से हो सके, इस वजह से वो फार्मिंग भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जो चर्च था वो डोनेशन लेता था लेकिन मॉन्क्स डायरेक्टली डोनेशन नहीं लेते थे। इस वजह से ये अपने जीवन यापन का जो आजीविका का साधन था वो खुद अर्जित करते थे, उसी पे उसके लिए ये फार्मिंग वगैरह भी में भी इन्वॉल्व रहते थे। दिस लाइफ वॉज ओपन टू बोथ मैन एंड वुमेन। कहते हैं जो मॉन्क्स थे मैन और वुमेन दोनों ही बन सकते थे। आपने वहाँ पर देखा होगा किसके अंदर, क्लर्जी के अंदर देखा होगा, वहाँ वुमेन्स को डिनाई किया है। किसके लिए? क्लर्जी बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था। आगे देखते हैं मैन बिकम मॉन्क्स एंड वुमेन्स नन्स। जो मैन थे वो मॉन्क्स कहलाते थे और जो महिलाएं थी नन के रूप में जानी जाती थी। एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस द एबेज वर सिंगल सेक्स कम्युनिटी। कहते हैं कि कुछ अगर एबेज को छोड़ा जाए तो बाकी मोस्टली सिंगल सेक्स कम्युनिटी थे जिसमें सिंगल जेंडर के व्यक्ति ही रहा करते थे। दैट इज देयर वर सेपरेट एबे फॉर मैन एंड वुमेन लाइक प्रीस्ट मॉन्क्स एंड नन्स डिड नॉट मैरिड। कहते हैं यहाँ मॉन्क्स और नन्स वगैरह थे वो शादी नहीं कर सकते थे। ये भी देखते हैं फ्रॉम द 13th सेंचुरी सम ग्रुप्स ऑफ द मॉन्क्स कॉल्ड फ्रायर। कहते हैं 13वीं सदी के अंदर आपको कुछ मॉन्क्स भी मिलेंगे जिन्हें फ्रायर्स के नाम से जानते थे। ये वो मॉन्क्स होते थे जो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जा जाके लोगों को उपदेश दिया करते थे। साथ ही साथ इनका जो जीवन था किस पर डिपेंड था? लिविंग ऑन चैरिटी। जबकि इससे पहले वालों का जीवन किस पर? मैनुअल वर्क के थ्रू अपनी आजीविका अर्जित करते थे। लेकिन जो फ्रायर्स थे 13th सेंचुरी के, उनका जीवन किस पे? चैरिटी पे डिपेंड था। सो ये बातें हमें यहाँ देखने को मिलती है। सो अभी तक हमारा जो टॉपिक था वो क्लियर होता है। किसके बाद में?
क्लर्जी के बारे में। अब सेकंड हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर के बारे में, जिसे हम किस नाम से जाने जाएगा? द सेकंड ऑर्डर इज अ नोबिलिटी। नोबिलिटी के अंदर देखने को आपको मिलेगा बच्चों, कहते हैं द नोबिलिटी हैड इन अ रियली अ सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोसेस, दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल लैंड। कहते हैं नोबिलिटी मेन रूप से राजनीति का मुख्य आधार था, यही पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था से लेकर सारी चीज़ों को कंट्रोल किया करते थे। दिस कंट्रोल वॉज आउटकम्स ऑफ ए प्रैक्टिस कॉल्ड वेस्लीज। कहते हैं ये जो पूरे जो व्यवस्था टिकी थी, एक जो आउटकम्स ऑफ प्रैक्टिस जिसे वेस्लीज के नाम से जाना जाता था, इसी पे डिपेंड करती थी इनकी जो पूरी व्यवस्था। नोबल मैन एक्सेप्ट द किंग एज हिज सीनियर एंड दे मेड ए म्यूचुअल प्रॉमिस। कहते हैं जो किंग था यहाँ के अंदर, इसे ये एक सीनियर के रूप में रेस्पेक्ट देते थे। कौन? नोबल्स। कि कौन देते थे? नोबल्स सीनियर के रूप में देते हैं, जिसका मीनिंग होगा रोटी देने वाला, मीन्स फूड, मीन्स ब्रेड देने वाले के रूप में यहाँ उसे देखते थे। कौन? नोबल्स। किसको? किंग को। जिसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ? सीनियर वर्ड। कौन सा? सीनियर वर्ड यूज किया है। सो आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं द नोबल एंजॉयड अ प्रिविलेज स्टेटस। जितने भी नोबल्स थे वो बहुत सारे एडवांटेज और बहुत सारे जो बेनिफिट्स का एंजॉय करते थे। आपको देखने को मिलेगा कि जो पीजेंट हैं उस पर ये लोग लदे हुए हैं और सारी की जो अर्थव्यवस्था इन पे टिकी रहेगी, ये उन सारी चीज़ों का एडवांटेज लेते रहेंगे। कौन? नोबल्स। आगे देखें, ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी। जितने भी नोबल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनका पूर्ण रूप से प्रॉपर्टी पर कंट्रोल होता था। ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड। जितने भी नोबल थे उनकी अपनी लैंड होती थी और लैंड पे जितने भी लोग रहते थे उन पर डायरेक्ट इनका कंट्रोल होता था। इतना भी आपको देखने को मिलेगा, उनकी शादी किससे करनी है, नहीं करनी है, उनकी पसंद से करनी है, इन सभी बातों का सारा डिसीजन कौन दिया करते थे? यही नोबल्स दिया करते थे। किनके? पीजेंट्स के बारे में। हिज हाउस वॉज कॉल्ड मैनर। जितने भी नोबल्स रहते थे, नोबल्स होते थे, उनके घरों को हम मैनर्स के रूप में जानते हैं। हिज प्राइवेट लैंड्स वर कल्टिवेटेड बाय पीजेंट। कि जितनी भी इनकी जो प्राइवेट लैंड होती थी उस पर खेती करने का काम था वो पीजेंट्स का होता था, जो बिना किसी मतलब बेगारी बोल सकते हैं, हिंदी में बेगारी वर्ड ज़्यादा सूटेबल होगा। कहते हैं बिना किसी रिटर्न के या उनके हर्जाने के या बिना मेहनताने के काम यहाँ पर किया करते थे। किन की लैंड पर? नोबिलिटी की पे, नोबल्स की लैंड पर। कौन? पीजेंट्स किया करते थे। आगे चलकर हम देखते हैं यहाँ पर जो इनके द मैनोरियल स्टेट को देखेंगे। ए लॉर्ड हैड हिज ऑन मैनर हाउस, ही ऑल्सो कंट्रोल विलेज। कहते हैं सम लॉर्ड्स कंट्रोल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेज वेयर पीजेंट्स लिव। कहते हैं बहुत सारे जो लॉर्ड्स थे उनके बहुत सारे जो वास्ट एरिया भी बोल सकते हैं या 100 के समथिंग या नियर अबाउट विलेजों पर एक जो नोबल्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनका कंट्रोल हुआ करता था यूरोप के अंदर। ये भी देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वॉज फाउंड ऑन द स्टेट्स। Grain was grown in the field. Women's spun and wove in a fabric and children's work in the Lord's wine presses. कहते हैं जो जितने भी पीजेंट्स थे, सर्विजेंट्स थे, वो मैनर में रहा करते थे। इस वजह से उनके खाने पीने से लेकर उनके वाइन्स बनाने, स्पिनिंग के साथ साथ जो कपड़े बुनने से लेकर हर काम वो किसका? लॉर्ड्स का किया करते थे और वहाँ से ही उनके खाने का सारी व्यवस्था, साथ ही साथ चर्च भी प्रोवाइड कराते थे। कौन? नोबल्स। किसके लिए? पीजेंट्स के लिए, जो सारी व्यवस्था देखते थे। उसके बदले ये उनके लिए बहुत सारा इनकी इनकम का जो बहुत सारा जो भाग था वो किसको चला जाता था? लॉर्ड्स को चला जाता था। किन की इनकम का? पीजेंट्स की इनकम का। दे कंट्रोल्ड pastures where his cattle and his horse gathered। कहते हैं जो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र था जहां पर इनके जानवर, कैटल्स
कैटल एंड हिज हॉर्सेस ग्रेज्ड, कहते हैं जहां पर इनके जो जानवर और घोड़े चरा करते थे। फ्रॉम द 13th century some kettles were made bigger for use as a residence for a knight's family। आगे चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अभी तक आपने जो नोबल्स के बारे में देखा, उनका जो जीवन बहुत ज़्यादा आलीशान था और जो पूर्ण रूप से पूरे यूरोप की राजनीति पर इन्हीं नोबल्स लॉर्ड्स का अधिकार था। सो ये सारा का सारा एडवांटेज और सारे के जो बेनिफिट्स थे वो उन सब का लाभ उठाया। आइए चलिए हम देखते हैं, अभी तक 2 ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब तीसरे ऑर्डर्स पीजेंट्स के बारे में जानेंगे, जो यूरोपीय जो समाज था उसके इकोनॉमी का मेन बेस हुआ करता था, जो 2 भागों में डिवाइड था, जिसे हम सर्व पीजेंट्स और फ्री पीजेंट्स के रूप में जानते हैं। आगे चलिए पहले हम देखते हैं सर्व पीजेंट के बारे में। कहते हैं यहाँ पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि सर्व फ्रॉम द वर्ब टू सर्व, जो सर्व वर्ड है जो ये टू सर्व वर्ब से लिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब यहाँ देखने को मिलेगा कि दास किसान, जिसके अपने खेत नहीं होते थे और वो दूसरे मीन्स लॉर्ड के खेतों पर जाके रहते थे और उन पर काम करते थे, ऐसे किसानों को यहाँ सर्व पीजेंट के रूप में जाना जाएगा। सर्व कल्टीवेट प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दीज लैंड्स बिलोंग टू लॉर्ड, ये यहाँ पर खेती करते थे, लेकिन ये जो जमीन होती थी कौन सी सर्व पीजेंट जहाँ काम करते थे वो किन की होती थी? लॉर्ड्स की होती थी। मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड्स, दे रिसीव नो वेजेस एंड could not leave the states without the लॉर्ड्स परमिशन। कहते हैं जो भी प्रोडक्शन होता था उसका मोस्टली पार्ट लॉर्ड के द्वारा रख लिया जाता था। साथ ही साथ देखेंगे ज्यादातर वो काम कौन? सर्व पीजेंट्स लॉर्ड के घर पर फ्री विदाउट वेजेस भी किया करते थे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर उसके लिए हिंदी में बहुत प्यारा वर्ड है बंधुआ मजदूर, जो बिना किसी वेजेस के काम करे। सो ये सर्व पीजेंट बंधुआ मजदूर जैसे थे, खाने पीने उठने बैठने सारी की सारी बातों का, इवन शादी करने तक की परमिशन इन्हें किनसे? लॉर्ड से लेनी पड़ती थी। किनको? सर्व पीजेंट्स को। साथ ही देखेंगे द लॉर्ड्स क्लेम ए नंबर ऑफ मोनोपोलीज एट द एक्सपेंस ऑफ हिज सर्व। कहते हैं जो लॉर्ड्स थे बच्चों वो बहुत सारी मोनोपोलीज थोपे रखते थे, किन पर? सर्व पे। साथ ही देखेंगे सर्व कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मील टू ग्राइंड। कहते हैं जो अनाज पीसने के लिए देयर फ्लोर हिज ऑन द बेक देयर ब्रेड्स, जहाँ रोटी सेकने के लिए भट्टियाँ, एंड हिज वाइन प्रेसेस टू डिस्टिल वाइन एंड बियर। कहते हैं यहाँ पर ही उनकी जो संपीड़न जो भट्टियाँ होती थी उन्हीं से बियर वगैरह वाइन वगैरह बनाया करते थे। कौन? सर्व पीजेंट। किन की? लॉर्ड्स की भट्टियों पे ही। साथ ही देखेंगे द लॉर्ड्स को डिसाइड whom a serf should marry, और साथ ही साथ लॉर्ड ही डिसीजन देता था कि उसके जो सर्व पीजेंट को किससे शादी करनी है। अगर वो अपनी चॉइस से करता है तो उसकी चॉइस किस पर डिपेंड करती थी? लॉर्ड पर डिपेंड करती थी। और माइट गिव हिज ब्लेसिंग टू द सर्व्स चॉइस बट ऑन पेमेंट और फीस, उसके लिए पैसा भी ले सकता था और उसकी चॉइस पे भी निर्भर करता था। सो ये बातें हमें यहाँ पर किन के बारे में देखने को मिली? सर्व पीजेंट के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं फ्री पीजेंट। पहले मीनिंग जान लेते हैं फ्री पीजेंट का क्या अर्थ होता है। फ्री पीजेंट्स वो किसान जिनके खुद के अपने खेत होते थे, अपने खेतों पर काम करने के बाद भी उन्हें मतलब विदाउट एनी वेजेस भी लॉर्ड के खेतों पर काम करना पड़ता था। वहाँ पर सर्व तो पूर्ण रूप से लॉर्ड के खेतों पर रहता था, लेकिन ये जो फ्री पीजेंट्स हैं इनको वीक में 3 दिन वहाँ पर बेकार करनी पड़ती थी। देखिए, फ्री पीजेंट्स हैड देयर फार्म्स एज अ टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। Peasants families had to set aside certain days of the week, usually 3 days। कहते हैं जितने भी पीजेंट को परिवार वाले
जो लॉर्ड्स के खेतों पर यूजुअली प्राय वीक में 3 दिन काम किया करते थे। द आउटपुट फ्रॉम सच ए लेबर रेंट वुड गो डायरेक्ट टू द लॉर्ड। दे कुड बी रिक्वायर्ड टू देयर अनपेड लेबर सर्विसेज लाइक डिगिंग, मतलब जो भी खुदाई वगैरह का काम हो, डिचेज, गैदरिंग फायरवुड्स, बिल्डिंग्स, फेंस एंड रिपेयरिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स। मीन्स जो लॉर्ड्स का महल हो, उसके खेतों की फेंसिंग हो, कहीं गड्ढे खोदने हो, खेती करना हो, सिक्योरिटी हो, इन सभी कामों के लिए इन किसानों को लॉर्ड्स यूज किया करते थे। साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों, बिसाइड हेल्पिंग इन द फील्ड्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस हैड टू डू अदर टास्क। कहते हैं इन किसानों के अलावा जो महिलाएं और बच्चे थे, इनके अलावा सेविंग, विविंग, ये सारे काम भी किया करते थे, और साथ ही साथ जो अंगूर की वाइन बनती है वो भी बनाया करते थे। किन के लिए? लॉर्ड्स के लिए। आगे देखते हैं, द स्पन थ्रेड वॉव क्लोथ्स मेड कैंडल्स एंड प्रेस ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज। देयर वॉज वन डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टिले that kings sometimes impose on the peasants। यहाँ पर भी अभी तक आपने देखा कि जो टिथ नामक जो टैक्स था वो तो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, और यहाँ पर देखेंगे बच्चों किंग के द्वारा भी कभी कभी टैक्स लिया जाता था, जिसे हम टेले के नाम से जानते हैं। सो आई होप आज का हमारा टॉपिक था यूरोपियन समाज के 3 ऑर्डर्स के बारे में, जिसे हमें सबसे पहले किसके? कलर्जी के बारे में, देन नोबिलिटी के बारे में, और फिर पीजेंट के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।